Hello everybody, I'm अक्षय चौहान, HOD इंग्लिश एंड एयरफोर्स फेज 2 स्पेशलिस्ट एट अचीवर डिफेंस एकेडमी। बेटा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रोजाना अचीवर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको जो एयरफोर्स नेवी की स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो रोज शाम 4 बजे मिलेगी। सो डोंट मिस इट। इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज डू सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेटा अगर आप ये जो हम टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज इसकी हार्ड कॉपी कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अचीवर डिफेंस एकेडमी विजिट कर सकते हैं। ऋषि नगर हिसार हरियाणा में जो कि प्रेजेंट है, ठीक है, ये वो संस्था है जो अभी तक दे चुकी है 1100 प्लस सिलेक्शन इन एयरफोर्स नेवी एंड एनडीए। तो बेटा आज टॉपिक जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के 3 टॉपिक्स एंड द फर्स्ट वन इज वॉइस, द सेकंड इज नरेशन एंड द थर्ड इज प्रेपोजिशन। तो वॉइस हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अगर बात करें किसकी, एयरफोर्स की। अगर बात करें बेटा हम नेवी की तो 2 से 3 क्वेश्चन है प्रत्येक पेपर में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो कभी ना कभी या तो एयरफोर्स में या नेवी में पूछे गए हैं। तो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, तो ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपको, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन लिखे हुए, वीडियो पॉज करेंगे, एक बार खुद से इनका सॉल्यूशन करके देखेंगे। उसके बाद आप इनकी सभी की एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। उसके बाद चेक करेंगे आपके क्वेश्चन कितने सही हैं और कितने गलत। तो पहला क्वेश्चन है दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। तो बेटा सबसे पहले वो इसमें क्या काम होता है हमारा पता लगाना कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, फिर हम चेंज करते हैं वर्ब्स को, ठीक है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे सेंटेंस का क्या हो गया सब्जेक्ट। विल डेमोलिश क्या हो गया मोडाल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द एंटायर ब्लॉक क्या हो गया बेटा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, और जो मोडाल्स है मोडाल्स को चेंज करते हैं मोडाल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका पैसिव वॉइस होगा बेटा द एंटायर ब्लॉक। बोले तो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने सब्जेक्ट। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी डेमोलिश्ड, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है इसको बना देंगे हम ऑब्जेक्ट बाय देम। सो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ योर सेंटेंस। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका दिस सरफेस फील्स स्मूथ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव का। तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस एंड दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट बट एडजेक्टिव। तो जब इसको चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव तो सब्जेक्ट एज इट इज दिस सरफेस। भाई चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है मतलब प्रेजेंट में है तो या तो इज आएगा या आर आएगा। तो वही दिस सरफेस सिंगुलर है तो इज आ गया, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर आ जाता। अगर ये फील्स की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो वो या वर आता। तो दिस सरफेस इज, उसके बाद आप लिखेंगे एडजेक्टिव स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। ये क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस। क्लियर है। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो बेटा कभी भी आपके पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर हेडिंग सिर्फ इतनी लिखी होती है चेंज द वॉइस। अगर वो एक्टिव में है तो पैसिव में बदलना है, पैसिव में है तो एक्टिव में बदलना है। एग्जामिनर कभी भी ये मेंशन नहीं करता कि भाई चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव। यूजुअली आपको लिखा मिलता है चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव में है या पैसिव में। तो ये पता लगता है आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से। तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो आपका पैसिव वॉइस में है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रही होगी जिसको बदल दिया गया हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसको हमें वापस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना बेटा। ये हमने चेंज किए किसमें पैसिव में, क्योंकि ऑलरेडी किसमें थे एक्टिव में, और इसको चेंज करना पड़ेगा हमें वापस एक्टिव में। तो इसका सब्जेक्ट बना देता हूं मैं वी हैड कंप्लीटेड, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क। जो ये पहले ऑब्जेक्ट रहा होगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आवर टास्क बिफोर सनसेट। तो ये हो गया बेटा सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा आपका वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। तो बेटा वी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है,
हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बना दे सब्जेक्ट, तो द एक्सरसाइज हैज़, बेटा देखो ऑलरेडी का बड़े केस है, जैसे आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑलरेडी एक बार आपको सेंटेंस की शुरुआत में दिखेगा, एक बार सेंटेंस के बीच में दिखेगा, तो ध्यान रखेंगे जो ऑलरेडी है ये आपका एडवर्ब है और एडवर्ब को वर्ब से जस्ट पहले हम यूज करेंगे। तो द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी, ये शायद ऑप्शन में होगा आपके, मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन बी। तो द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस। तो बेटा ध्यान रखना है जो एडवर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे और मेन वर्ब के पहले। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, तो इसका आंसर हो गया बी। उससे अगला है वाई डू यू टेल ए लाई। तो वाई डू यू टेल ए लाई को जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो वाई एज इट इज, इंटरोगेटिव सेंटेंस को जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज कर देंगे। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। सो दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो चेंज करें बेटा वाई का वाई, ऑब्जेक्ट को बना दे सब्जेक्ट, तो वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, ऑप्शन सी। तो ये थे बेटा 5 आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 5 नरेशन के क्वेश्चन और उसके बाद प्रेपोजिशन के क्वेश्चन। तीनों टॉपिक्स हाईली इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब हम देखते हैं नरेशन के क्वेश्चन। अब अगले 5 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बेटा नरेशन के। तो जैसा कि आपने वॉइस में किया, वीडियो पॉज की और एक बार खुद से सोल्व किया, तो वैसा ही करेंगे आप अब भी। एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से सोल्व करें सारे के सारे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वही हैं जो एयरफोर्स और नेवी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, सी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो इसको जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का भी चेंज होगा बेटा, टेंस का भी चेंज होगा और टाइम प्लेस का भी चेंज होगा। और चूंकि ये सेड टू को किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। तो सी का सी, सेड टू को बदल देंगे हम आस्क्ड में मी, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के कुछ नहीं लगेगा क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है। तो व्हाट का व्हाट, योर नेम पहले आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि सेंटेंस को हमें सिंप्लीफाई भी करना होता है। तो योर नेम बोले तो योर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो मी के अकॉर्डिंग योर नेम को बदल देंगे हम व्हाट माई नेम और इज को बदल देंगे वाज में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में थी, इस वजह से टेंस भी चेंज होगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती तो टेंस चेंज नहीं होता। अगला देखते हैं बेटा हम द टीचर का, द टीचर सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे टोल्ड में बेटा, क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो सिंपल है। तो सिंपल है तो इसको बदल दिया हमने किसमें, टोल्ड में। द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स एज इट इज, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम लगा देंगे कंजंक्शन दैट। वंस अगेन क्यों लगाया दैट, क्योंकि जो सेंटेंस आपका सिंपल या नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पे द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, द स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन दे। आर को बदल देंगे वोज या वर में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच वंस अगेन पास्ट में थी तो दे के साथ क्या आएगा वर। उसके बाद वेस्टिंग एज इट इज, योर टाइम, योर फिर से आपका सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का क्या होगा यहाँ पे देयर टाइम। प्रोनाउन यूज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपीट नहीं करेंगे हम नाउन्स को, ध्यान रखेंगे इस बात का। इस वजह से हमने बार बार स्टूडेंट्स ना लिख के दे और देयर लिखा है प्रोनाउन के रूप में स्टूडेंट्स की जगह। तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका 8वां क्वेश्चन, ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। तो बेटा ही एज इट इज, सेड टू को चेंज कर देंगे हम टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी।
कोमा इन्वर्टेड कोमा को फिर से हटा देंगे हम और लगा देंगे यहाँ पे टोल्ड, क्योंकि टोल्ड कह रहा हूँ दैट, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ही। विल को बदल देंगे वुड में, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो ही वुड हेल्प एज इट इज़, और हिम थर्ड पर्सन, नो चेंज एज इट इज़। चेक करते रहें और बताते रहें सर मेरा 8वां क्वेश्चन ठीक है, 9वां क्वेश्चन ठीक है, 10वां क्वेश्चन ठीक है, इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितना ज़्यादा सोल्व कर पा रहे हैं खुद से। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा ही एज इट इज़। सेड टू को बदलेंगे इस बार आस्क्ड में, क्यों बदला, क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ही आस्क्ड हर। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के लगा देंगे बेटा इफ़ या वेदर, क्योंकि आपका जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इफ़ यू आपका सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इफ़। सी डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो सी नो का न्यू। उसके बाद मी बोले तो आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। क्लियर है? ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं साथ के साथ, ताकि आपको पता लग पाए कि कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन सी 90 का, ठीक है। 10वां जो क्वेश्चन है उसका बता देता हूँ मैं, सी एज इट इज़। सेज बोले तो इस बार जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है, तो ध्यान रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में ना ही टेंस चेंज होगा, ना ही टाइम और प्लेस चेंज होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगी। तो सी सेज का सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका सी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सी। उसके बाद विल का विल ही रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। सी विल गिव एज इट इज। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो बेटा अब ऐसे सेंटेंस में कई बार ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो यू को यू भी रख सकते हैं, या जो भी ऑप्शन में गिवन है ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। बाकी चीज़ें सारी सेम होनी चाहिए, तो यू को यू भी रख सकते हैं, यू को मी में बदल सकते हैं, यू को हर में बदल सकते हैं, किसी में भी बदल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऑप्शन में बदल रखा है इसको, सी से दैट सी विल गिव मी, तो मी बदल देते हैं बेटा हम। माई कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा हर पेन एज इट इज। तो ऑप्शन हो गया इसका सी सेज दैट आई विल गिव यू माई पेन, सी सेज दैट आई विल गिव यू माई पेन नहीं, सी सेज दैट सी विल गिव मी हर पेन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके नरेशन के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन के क्वेश्चन विच आर आल्सो हाईली इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स चेक कि आपको कितना प्रेपोजिशन आता है। तो अब देखते हैं बेटा हम प्रेपोजिशन के क्वेश्चन। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एयरफोर्स के पेपर में आते हैं, और 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके किस में आते हैं, नेवी के पेपर में। तो वीडियो पॉज करें, सिमिलरली खुद से एक बार सोल्व करें, फिर चेक करें कि आपने सोल्व किया वो सही है या गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा चीज़ इज मेड, तो मेड के साथ बेटा फॉर भी आता ना, फ्रॉम भी आता है और ऑफ भी आता है। फॉर केमिकल चेंज वी यूज फ्रॉम एंड फॉर फिजिकल चेंज वी यूज ऑफ। तो केमिकल चेंज से बना है, केमिकल चेंज इसमें जो आपकी रिएक्शन उसको वापस हम नहीं चेंज कर सकते, जैसे कि चीज़ से या जो आपका चीज़ हो कहाँ से बना है, मिल्क से, तो चीज़ से अब दोबारा हम मिल्क नहीं बना सकते, तो रिवर्सिबल चेंज होते हैं केमिकल चेंज, तो वहाँ पे यूज होगा फ्रॉम। यहाँ पे अगर सेंटेंस होता टेबल इज मेड ब्लैंक वुड, तो भाई वो होता आपका फिजिकल चेंज, तो यहाँ पे आता मेड के साथ ऑफ, लेकिन यहाँ पे आएगा अब फ्रॉम, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। उससे अगला बेटा ही डील्स ब्लैंक गारमेंट, तो जब आप किसी चीज़ में व्यवसाय करते हैं तो डील के साथ आती है प्रेपोजिशन इन, बिल्कुल सही बात है, इन आएगा। उससे अगला है बेटा आपका एम्फीबियंस डिफर ब्लैंक रेप्टाइल से, तो डिफर के साथ 2 प्रेपोजिशन आती हैं, एक डिफर विद और एक डिफर फ्रॉम। डिफर विद आती है जब आप किसी से असहमत होते हैं, तो एम्फीबियन असहमत तो हो नहीं सकते रेप्टाइल से, अलग हो सकते हैं, तो डिफर फ्रॉम का यूज होगा यहाँ पे, ना कि डिफर विद का। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा आपका फ्रॉम। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा यू कैन नॉट
सो डिपेंड सोनली ब्लैंक दिस बुक। जब आप किसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं, किसी पर्सन पे डिपेंड होते हैं तो होता है डिपेंड ऑन, और जब आप किसी कंडीशन पे डिपेंड होते हैं तो डिपेंड अपॉन। तो बड़ी चीज़ पे डिपेंड है तो क्या आएगा यहाँ पे ऑन। उससे अगला क्वेश्चन बेटा, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ब्लैंक माई क्लास। तो भाई किसी ग्रुप में से एक को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आएगा इन माई क्लास। उससे अगला भी स्मोकिंग इज इंजूरियस, यहाँ पे ऑफ भी सही हो सकता था लेकिन ऑफ आपके जो ऑप्शन है उसमें गिवन नहीं है तो इनको हम प्रायोरिटी देंगे। उससे अगला भी स्मोकिंग इज इंजूरियस ब्लैंक हेल्थ। तो इंजूरियस के साथ प्रेपोजिशन यूज होती है टू, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उससे अगला है बेटा आपका ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 40। तो किसी छोटे स्थान के लिए भी यूज करते हैं हम प्रेपोजिशन एट, तो यहाँ पे आ गया एट। उससे अगला है ब्लैंक बीइंग ए कोवर्ड ही इज फिकल माइंडेड आल्सो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका एक बिसाइड है, एक बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पे जो सेंस है वो रिक्वायर्ड है के अलावा की, तो यहाँ पे बिसाइड नहीं बेटा क्या आएगा बिसाइड्स। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है बिसाइड और बिसाइड से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। उससे अगला है द रिजल्ट इज बीइंग अवेटेड। तो बेटा अवेटेड को ध्यान रखेंगे, अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रेपोजिशन छिपी हुई है। अवेट का मतलब ही है कि अवेट फॉर, तो नो प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड आफ्टर इट। उससे अगला भाई ही कुड नॉट सक्सीड डेस्पाइट ब्लैंक वर्किंग हार्ड। तो डेस्पाइट का मतलब भी क्या होता है इंस्पाइट ऑफ, तो इसका अंदर ऑलरेडी ऑफ है तो दोबारा से ऑफ नहीं लगाएंगे हम, देन वी यूज नो प्रेपोजिशन। तो ये 20 क्वेश्चन थे बेटा। तो डेली ऐसे इंग्लिश के 20, 25 मैथमेटिक्स के, 25 फिजिक्स के हम टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उसमें क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आप अचीवर डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो ये आप कलेक्ट कर सकते हैं जो आपका टेस्ट सीरीज है इसको अचीवर डिफेंस एकेडमी के रिसेप्शन से। लेकिन नहीं भी है तो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपकी उम्र 17 से 20 साल के बीच है, आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हैं तो अभी ज्वाइन करें अचीवर डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन क्लासेज, जो कि आप जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं सारा प्रोसीजर। तो चूंकि आपको पता है अगला पेपर होने वाला है बेटा एयरफोर्स का अप्रैल 2022 में, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अचीवर डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन क्लासेज फॉर एयरफोर्स नेवी एंड एनडीए, सो डोंट मिस, कॉल नाउ द नंबर विच इज गिवन बिलो। इसके जस्ट बाद आपको अब दिखेगी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियो, तो स्टे ट्यून, अभी ना जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करेंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज नंबर है 2 उसके सॉल्यूशन। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, 12p4 और 18p3। तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर तो 12 का फैक्टोरियल, नीचे हो गया 8 का फैक्टोरियल, 18 का फैक्टोरियल और नीचे हो गया 15 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या, 12 × 15 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल और 18 का फैक्टोरियल। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिख लो क्या, 12, 11, 10, 9 और 8 का फैक्टोरियल। इसको लिख लो क्या, 18, 17 और 16 और 15 का फैक्टोरियल। ये तो कट हो गया, ठीक है। और देखिए क्या कट हो रहा है, तो नीचे 17 है ना, ठीक है। अब देखो 17 तो कटेगा ही नहीं किससे भी, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे ना 165 बटे इसका 68 मिलना चाहिए, क्योंकि 17 का मल्टीपल तो यही है, बाकी और ऑप्शन नहीं है। तो देख लो इसको कट करके, 9 से गया 2 पे, 2 से गया 5 पे, और इसके बाद 4 से गया 3 पे, 4 से गया 4 पे। तो 5 से 15, 11, 165 बटे 17 चौके 68 आ गया बस। तो वैसे भी पता चल गया था भी 17 का मल्टीपल देखो डिनोमिनेटर किसके है, तो एक ही ऑप्शन के अंदर था, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने जाते, ऑब्जर्व करके भी हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। NP2 3 NC3। तो इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लो, n का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल। तो ये कट हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं n-2 और n-3 का फैक्टोरियल, ये भी कट हो गया। इसका मतलब क्या है 6, तो n-2 इक्वल टू आ गया 2 के और n आ गया 4 के। कट ध्यान से करना, कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपकी, थोड़ा सा ध्यान से करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड है हरियाणा। तो H और N जो बोलता है ये टुगेदर आए,
H और N टुगेदर आए, H और N टुगेदर आए, बचा क्या A और R, ये बच गया, ठीक है, A R बचा और Y बचा, H और N तो इकट्ठा आ ही गया, तो इसको तो 1 मान लिया, 1 और 5 6 का फैक्टोरियल, 2 आगे पीछे भी हो सकते हैं, और A कितनी बार है, A 3 बार है, तो ये कितना हो गया 720 × 2 डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर जो है आपका कितना आ गया 240 आ गया। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, कंसेप्ट जब तक आपके पास है, कंसेप्ट जब तक आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 2 R जो है वो टुगेदर आने चाहिए, वर्ड क्या है, वर्ड है अरेंज, 2 R एक साथ आने चाहिए, बचा क्या, ये बचा, इसको 1 मानना, 1 और 5 6 का फैक्टोरियल, आगे पीछे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 बार है तो इससे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 360। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n पर्सन है, R लाइक, R एक जैसे हैं, अरेंज करना है उनको, अरेंज इन ए सर्कुलर ऑर्डर, तो एक तो कम करते ही हैं भाई हम सर्कुलर में, और जितने एक जैसे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल, तो बी आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें बोलता है कि एवरेज वेट जो है 10 वोमेन का एवरेज वेट कितना है, x मान लेते हैं, ठीक है, ये एवरेज वेट जो था टोटल वेट हो गया अभी ये, अब इसमें एक 70 किलो रिप्लेस हो गया न्यू पर्सन के साथ, 70 किलो चला गया, न्यू पर्सन आ गया, टोटल बंदे 10 ही रहे, और एवरेज वेट हो गया 2 किलो से कम, पहले कितना था, x था, तो x - 2 हो गया अब, तो 10x - 70 + y = 10x - 20, तो ये कट हो गया आपका, और y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। नया जो पर्सन आया उसका वेट कितना है 50 kg है उसका वेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड बताना है, मोड है 2 5 8 4 3 4 4 5 2 4 4, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार दिखे वही मोड होता है, सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है 4 सबसे ज़्यादा बार है, तो मोड इज 4, मोस्ट रिपीटेड नंबर क्या होता है, मोड होता है आपका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अर्थ में एवरेज स्पीड दे रखी है आपको और किलोमीटर दे रखा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड का कौन सा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा दिखेगा आपको ये, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आपके नहीं आता, अगर आता है तो फ्रिक्वेंसी सेम होती है, तो एक स्पीड है 15 km/h, दूसरी स्पीड है 20 km/h और तीसरी स्पीड है 25 km/h। किलोमीटर सेम है तो उनका कोई भी यूज नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। और अगर ये दे रखे अलग अलग तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगेगा, वो मैंने आपको बता रखा है। तो इस पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो ऊपर तो 3, नीचे 1/15 1/20 1/25, फॉर्मूला इज n डिवाइड समेशन 1/x। एलसीएम बताओ कितना आएगा, तो एलसीएम में आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, नहीं 150 तो नहीं आया, कितना 300 आएगा, तो 300 आया तो कितना बचा, यहाँ पे 20, यहाँ पे बचा 15, यहाँ पे बचा 12, तो ऊपर तो 900 चला गया और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 37। तो इसको डिवाइड कर लो और डिवाइड करके आपका जो है आंसर आ जाएगा जितना भी आपका बनेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लेना बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें मोड पूछ रखा है, मोड होता है क्या 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मीडियन इज 9, मीन इज 8.9, तो 27 में से गया भी 17.8, 9.2 आंसर आ गया। रिजल्ट प्रॉपर्टी याद हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रखा है, n नेचुरल नंबर का स्पेशल बकायदा लिखवाया था क्लास के अंदर, ये होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 डिजिट नंबर है इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीट, डिविजल होना चाहिए 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड होना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो नीचे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है, विदाउट रिपीट है तो 1 2 3 4 5 नंबर है,
और ऊपर जो नंबर बनाना है वो किससे डिवाइड होना चाहिए भाई, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड कब होता है, जब लास्ट वाली 2 डिजिट जो होती है वो 4 से डिवाइड हो, तब वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो 1 2 3 4 5 में लास्ट 2 डिजिट कौन सी आए कि जो 4 से डिवाइड हो जाए। ये देखो 4 से डिवाइड होने वाले क्या क्या बन रहे हैं, एक 52 भी बना, 52 भी डिवाइड होता है, और भी कुछ बनेगा शायद। देखो 1 2 हो गया, और उसके बाद नहीं हुआ, 1 से तो नहीं बन रहा, 2 4 हो गया, अच्छा 3 2 भी बनेगा, ठीक है। तो 4 बने, तो 4 बने तो पीछे 12 फिक्स है, आगे 3 2 1, तो कितने आ सकते हैं 6, कितने केस बने 4, तो 24/120, 1/5 आया आपका। ये 4 नंबर ऐसे बन सकते हैं पीछे जो 4 से भाग होते हैं, तो पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। इसके बाद बोलता है 6 बॉयज है 6 गर्ल्स है सिट इन ए रो एट रैंडम, तो फाइंड द ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। तो नीचे तो आ जाएगा क्या, 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 बॉयज है 6 गर्ल्स है, तो 12 तरीके से वो है बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो सभी जो गर्ल्स है वो इकट्ठी बैठे हैं, गर्ल्स को मान लिया 1, बॉयज कितने 6, तो 1 और 6 7 का फैक्टोरियल, और ये भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो बस अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई, तो इसको सोल्व करो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए अब। तो देखो, तो ये कर दो आप क्या, 7 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल हो गया 720, और 12 11 10 9 8 7, ये तो कट हो गया, तो 0 से 0 गया, ये चला गया, 1/132 आंसर आ गया, ठीक है। ये सोल्व कर दिया। नेक्स्ट है एक सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वोवल। तो एक सिंगल लेटर आपको चूज करना है और वो वोवल हो, तो प्रोबेबिलिटी में पहले तो वोवल देखो कौन सा है, ITY, वोवल्स है I I A O, ये वोवल्स है। तो कितने हैं 4, और टोटल कितने हैं 3 3 6 और 5 11। तो वोवल चूज करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/11, एक वोवल जो आपको चूज करना है। उसके बाद एक वर्ड है होम, होम में आपको क्या करना है, 2 लेटर चूज करने हैं, और लेटर क्या हो वोवल, वोवल कितने हैं 2, तो 2 में से 2 चूज कर लो और 4 में से 2 चूज कर लो, तो 1/6 आंसर आ गया, ठीक है। 2 में से 2 चूज करो, टोटल 4 है, 4 में से 2 चूज करो। उसके बाद है n स्टूडेंट है, n स्टूडेंट के अंदर 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट नेबर है, इकट्ठे बैठेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल तो n का फैक्टोरियल हो गया, 2 बच्चे बैठेंगे इकट्ठे, बाकी बच्चे n-2, तो एक इसको मानना n-2 ये हो गया, कितने हो गए n-1, साथ में ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसका भी फैक्टोरियल आएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, n और n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये कटा, आंसर इज 2/n, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो 2 जो है n आपका आंसर आएगा इसका। n स्टूडेंट सिटेड राउंड टेबल, अच्छा राउंड में है, तो अगर देखो दोनों आंसर कर लेते हैं, अगर रो में है तो ये आंसर आएगा आपका, रो में है तो ये आंसर आएगा। अगर सर्कुलर में है, राउंड टेबल पे है, तो नीचे तो आएगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर 2% तो एक साथ, बाकी बचे n-2, इनको प्लस किया तो n-1, उनको अरेंज करेंगे तो n-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n-1, ये आ जाएगा सी आंसर। अगर सर्कुलर टेबल में है और रो वाइज बैठे हैं तो ये आंसर आएगा। उसके बाद है आपको एक कार्ड ड्रॉन करना है, और कार्ड क्या हो सकता है, फेस कार्ड हो या 6 हो, ठीक है। फेस कार्ड कितने 12, ठीक है। तो 6 नंबर कितने 4, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो 16/52, 4/13, 6 कितने होते हैं 4 होते हैं, डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का एंड क्लब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी टू डिफरेंट सूट्स, दो कार्ड निकालने डिफरेंट सूट के, तो डिफरेंट सूट कैसे कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट सूट कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको कितने कार्ड चूज करने हैं, 2 कार्ड चूज करने हैं। देखिए, तो पहले तो सूट्स चेंज, 4 जो होते हैं ना सूट्स, उसमें से 2 सूट्स ले लिए, उसमें से कितने पत्ते लेने हैं, 2 पत्ते लेने हैं, 13C1 × 13C1 आएगा, बिल्कुल सही।
ठीक है ना, दोनों में से एक कार्ड निकालना है। तो अब ये हो गया 6, 13, 13, 52, 51 और 2। अब सोल्व करो इसको। तो 2 से गया 26 पे, 13 से गया 2 पे, 2 से गया 3 पे, 3 से गया 17 पे, बिल्कुल सही, 13/17 आंसर आ गया। ठीक है ना, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद है बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल, 4 वाइट, 3 रेड, और आइदर रेड और ब्लैक, एक बॉल निकालनी है, रेड हो या ब्लैक हो। रेड और ब्लैक कितनी होगी, 8, टोटल है 5, 4, 9, 3, 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है ना, जो बॉल होनी चाहिए वो लिख ली और जो टोटल है वो लिख ली। 39 क्वेश्चन है। 39 में बोलता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा किसका सबसेट है। देखो पहले तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेगी, फिर उसके अंदर देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है वो कम होएगी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल ज़्यादा होएगी। तो R इज सबसेट ऑफ I, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, इससे नेक्स्ट है 1 माइनस 1 की पावर x। x अगर इवन नंबर होगा तो ये तो क्या हो जाएगा 2, अगर इवन नंबर होगा तो 2 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, और अगर ये ऑड नंबर होगा तो 0 आ जाएगा। तो 0 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है सेट वाला। क्या फॉर्मूला है देखिए, इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, A0 इंटरसेक्शन B0, इसका मतलब होता है माइनस कर दो यूनियन। यूनियन कैसे आएगा, यूनियन आएगा 200 + 300 - 100, यूनिवर्सल 700 - 400, 300 आंसर आ गया। ठीक है, कंसेप्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए सिर्फ आपको। उसके बाद बोलता है ए जो है ना वो सब A यूनियन B क्या है, A यूनियन B है तो A तो बड़ा हुआ, A बड़ा हुआ और B इसके अंदर आएगा। तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि B सबसेट होएगा A का, तो ये आंसर आ गया B ऑप्शन। ऐसे A इंटरसेक्शन B है A, मतलब A छोटे वाला है B बड़े वाला है, तो A सबसेट आएगा किसका, B का। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 में अगर आप कंडीशन देखेंगे सभी की सभी तो सेटिस्फाई अगर करके देखेंगे तो डी आंसर जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होएगी। कैसे, कहता है A यूनियन B तो है X, A ये है, A इंटरसेक्शन B है 5, भाई कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, A का नोट जो है वो क्या है B, A का जो नोट है वो क्या है B, A का नोट जो है B है, तो इनका यूनियन क्या है X है। अब इनका यूनियन X कब बनेगा, वो तभी बनेगा, इनका यूनियन X कब बनेगा, वो तभी बनेगा जब ये दोनों अलग अलग हो, कॉमन कुछ ना हो। तो सिर्फ डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे अगर आप चेक करके देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या बोल रखा है, इन्होंने दे रखा है A दे रखा है और A × B दे रखा है। अच्छा, एक सेट दिया है इन्होंने, 1 3 दिया है, 2 5 दिया है, 3 3 दिया है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, बाकी के 3 एलिमेंट और बताने हैं। तो अभी बताओ, जब भी सेट बनाते हैं कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग वाला तो डोमेन होता है 1 2 3 और बाद वाली रेंज होती है 3 और 5। तो टोटल एलिमेंट बनने चाहिए 3 दूनी 6 बनने चाहिए। देखो पहला बनना चाहिए 1 3, 1 3 तो है इसमें, एक बनना चाहिए 1 5, 1 5 नहीं है तो ये कम है, बनेगा ये। 2 3 बनना चाहिए, 2 3 इसमें नहीं है, ये बन जाएगा। 2 5 तो दे ही रखा है। फिर 3 3 बनना चाहिए, 3 3 दे रखा है, 3 5 नहीं दे रखा। ये वो 3 एलिमेंट है जो मिसिंग थे, जो कि आपको पता करने थे। तो ये सेकंड टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी भाई। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है हम टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपकी जो यूनिट आई हैं वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में गिवन हम उनको करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो इसमें गिवन है कि आपको एक पर्सन के द्वारा वर्क डन बताना है, तो आप इस फॉर्मूले के जो है अप्लाई कर सकते हैं mgh। इसमें आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ठीक है, मास आपको गिवन है, जो बॉडी है बॉडी का मास गिवन है 60 kg, ग्रेविटी को आप 10 ले सकते हैं, हाइट 10 ले या 20 ले। तो वर्क डन बाय मैन पूछा है, तो जो उसने हाइट अटेंड की है आप जो है उसको पिक करेंगे और वो 10 मीटर आएगा आपका इधर। ठीक है, द आंसर इज 600।
6000 जूल आएगा, और जो आपके ऑप्शन है वो सारे किलो जूल में है, तो इसको हम 6 किलो जूल लिख सकते हैं। तो आप जो पिक कर सकते हैं बी ऑप्शन को जो है आप पिक कर सकते हैं, 46 का बी ऑप्शन। 47 पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है तो वेलोसिटी बताइए। तो कुछ नहीं है, दिस इज मोमेंटम एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप देखेंगे एम से एम कटेगा और वेलोसिटी से एक वेलोसिटी आपकी जो है कट जाएगी, एंड वेलोसिटी का जो आंसर आपका आएगा दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप बी ऑप्शन को 47 के बी ऑप्शन को जो है आप पिक कर सकते हैं। देन 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन में आपसे रिलेशन पूछा गया है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। तो याद रखिए हमेशा जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपसे पूछता है तो आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है mu²/2f। ठीक है, तो SU² के डायरेक्टली होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली होता है। तो आप जो ऑप्शन पिक कर सकते हैं 48 का, वो सी ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। देन 49 क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिंपल पेंडुलम जो है एक चैम्बर में है, एविकेटेड है, किसी प्रकार का कोई गैस नहीं है, तो उस समय पर वो ऑसिलेशन कैसे करेगा। तो आप 49 का ए ऑप्शन चूज करिए, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि वहां पर एयर का प्रेजेंस नहीं है। 50 क्वेश्चन आता है, एक क्रिकेट बॉल ने क्रिकेट का जो प्लेयर है उसने बॉल को हिट किया तो वो 60 डिग्री के एंगल पे हिट किया है, और आपसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगी। तो याद रहे काइनेटिक एनर्जी आपकी ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक केस है, तो आप याद रखिए, आप फॉर्मूला लिखेंगे हाफ m, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका वेलोसिटी होता है v cos थीटा, एंड थीटा इज योर 60 डिग्री। ठीक है, v cos थीटा का जो है आप स्क्वायर करेंगे, और cos 60 आपको गिवन है, और आपसे जो है पूछा गया है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी हाफ ऑफ mv² एंड 1/4। तो मैं जो आंसर इसका चूज करूंगा दिस इज काइनेटिक एनर्जी बाय 4। तो आप जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 51 क्वेश्चन है, और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है किस चीज के रिगार्डिंग है वो आप देखें। इस के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें वर्क डन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कहा गया है फोर्स और लेंथ जो है उनको इंक्रीज किया गया है 3 टाइम्स। आप देख सकते हैं फोर्स और लेंथ को 3 टाइम इंक्रीज किया गया है। तो ठीक है, ये वैल्यू हमको गिवन है कि 81 जूल वर्क डन है व्हेन फोर्स F एंड लेंथ इज S। ये नया फोर्स क्या होगा अगर ये 3F हो जाए और ये 3S हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जो है हम W लिखेंगे, W जो है वर्क डन है। तो आपसे पूछता ये है इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द सेम सिस्टम इन न्यू यूनिट्स। ठीक है, तो हम इसका रेशो करेंगे। ठीक है, हम जो है इनका रेशो करेंगे, आप ऐसे रेशो करेंगे इसका, और आप देखेंगे कि जो आपकी रेशो की वैल्यू आएगी, आपको यहाँ पर जो है इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये 81/W इज इक्वल टू 1/9 बनता है। ठीक है, 80 मतलब आप क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी यूनिट्स क्या होंगी। द यूनिट्स ऑफ द फोर्स एंड लेंथ आर मेड 3 टाइम्स फॉर द अर्लियर वैल्यू, पहली वाली वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा है, एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम वॉज 81 जूल, पहले 81 जूल थी, अब जो है फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट या लेंथ को 3 गुना जो है बढ़ाया गया है। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द सेम सिस्टम इन द न्यू यूनिट्स, आपको न्यू यूनिट्स में बताना है वैल्यू को। ठीक है, सिस्टम जो आपका है, सिस्टम आपका जो है सेम रहेगा। तो जो 81 आपकी वैल्यू है, 81 वैल्यू आपको तब मिलती है जब आपने 3 टाइम्स बढ़ाया। तो यहाँ पर एक करेक्शन आप करेंगे, ये आपको 3F करना पड़ेगा और दिस इज बिकम 3S, इधर F इंटू S आएगा, और जो आपका अब आंसर निकल के आएगा दिस इज W 81/9, और ये जो है 9 जूल आपका आंसर इसका बनेगा। तो जो करेक्ट आंसर आप पिक करेंगे दैट विल बी 9। ठीक है, 52 ये था आपका 51 क्वेश्चन, जिसका आप ऑप्शन नंबर सी चूज कर सकते हैं।
अब हम आते हैं 52 क्वेश्चन नंबर पे। 52 में आपको कहता है कि मोमेंटम आपको गिवन है, ठीक है, कि दो बॉडी हैं हैविंग मासेस स्मॉल m कैपिटल M, सेम काइनेटिक एनर्जी आपको जो है गिवन। तो एक बात ध्यान रखिए, जब आपका फॉर्मूला ये होता है √2m ऑफ k। ऑब्वियस है, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है तो मोमेंटम का बढ़ना या घटना मास पे डिपेंड करता है। जो हैवी है उसका मास, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो आप सी ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। जो आपका आंसर बनेगा P ऑफ B से छोटा होगा, क्योंकि इसका कन्फर्म है जो मास है वो ज़्यादा है, तो आपका 52 का जो है सी ऑप्शन बनेगा। 53 पे आते हैं। 53 में आपको स्प्रिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया और रिलेशन पूछा गया एक तरीके से के और एक्स में। तो याद रखिए के एक्स के इनवर्सली होता है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। के एक्स के इनवर्सली होता है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। तो आप जो इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं वो आपका ऑप्शन सी बनेगा कि x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2, सॉरी x2 इज ग्रेटर देन x1। और उसका एक रीजन है, क्योंकि आपको ये बोला गया कि k1 k2 से बड़ा है। तो अगर किसी का कांस्टेंट बड़ा होता है तो उसका x छोटा होगा। अब k1 इज कांस्टेंट, k1 जो है वो वैल्यू ज्यादा है, तो x1 उसका स्मॉल होगा। तो आपका जो ऑप्शन आंसर आप टिक करेंगे वो आएगा x2 ग्रेटर देन x1। सी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। हम 54 क्वेश्चन पे जाते हैं। 54 क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि आपके जो व्हीकल की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर दी गई है और काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया गया है। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या होगी? तो आपको क्या करना है, जो इसने स्टेटमेंट दी है, इसने कहा स्पीड को इंक्रीज बाय 2 किया गया और काइनेटिक एनर्जी आपकी डबल हो गई। दैट मीन हाफ ऑफ m v+2 का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बोला गया कि इसको डबल किया गया, इसको 2 इसमें जो है ऐड किया गया है, ठीक है। इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है और इससे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है। हाफ ऑफ m v² जो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली जो है आप v निकालेंगे, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 2√2+1, ठीक है। ये आपका जो है आंसर बनेगा। तो ये ऑप्शन आपका बनेगा 54 का सी। आप इसको इक्वल रखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसे ही आपका एक अगला क्वेश्चन आता है 55, उसको हम देखते हैं। 55 क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है क्या वैल्यू आपको गिवन है। तो 55 क्वेश्चन में आपसे पूछता है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग आपको दिया है। तो याद रखिए आप सी ऑप्शन को चूज करेंगे। 55 का सी ऑप्शन क्या बोलता है, कैसे ठीक है? कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी, बिल्कुल ठीक है। तो इसने बोला क्या था, करेक्ट नॉट करेक्ट। आपको स्टेटमेंट वो उठानी है जो नॉट करेक्ट हो। याद रखें आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ एक्सिस रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी, ये स्टेटमेंट गलत है और इसने गलत स्टेटमेंट पिक करने के लिए था। आप 55 का सी ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। 56 भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल स्प्रेडिंग हिज आर्म्स, ही सडनली कॉन्ट्रैक्ट हिज आर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या होगा? तो याद रखिए 56 का जो आप ऑप्शन चूज करेंगे सी, रीजन बिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। जब अपने आर्म्स को फोल्ड किया जाएगा r घटेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन आप चूज करिए। 56 का ऑप्शन है, आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज। 57 आता है। 57 में पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत सारे ऑप्शन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन तीनों पे करता है। किस पे नहीं करता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो 57 का भी सी ऑप्शन आप चूज करेंगे और आंसर इसका आएगा एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और 58 क्वेश्चन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग इच ऑफ द सेम मास सेम रेडियस। आपको दिस ये है, सॉरी पहले आप 58 क्वेश्चन देखिए, ये मैंने 59 के स्टेटमेंट पढ़ दिए। 58 में कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का उसके डायामीटर के अक्रॉस आई दिया है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस का निकालना है जो इसकी परपेंडिकुलर है
और सेंटर से पास कर रही है, तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करिए, ठीक है, और उससे आपका जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 2i, ट्वाइस हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताई हुई है iz = ix + iy। आप इससे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 58 का बी ऑप्शन पिक करेंगे। 59 को देखते हैं। रेशो पूछता है, एक तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो आपकी डिस्क का है और एक जो रिंग का है, दोनों का जो है आपसे रेशो पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों का मास भी सेम बताया है और दोनों का जो है रेडियस भी जो है सेम बताया है। तो आप रेडियस ऑफ जायरेशन को समझिए, हम ऐसे करते हैं, k की वैल्यू r/√2 होती है, दैट्स फॉर डिस्क, एंड आपका जो रिंग है, रिंग के लिए आप जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट विल बी r। आपको इनका रेशो निकालना है, ठीक है। अगर आप इनका रेशो निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/√2, ठीक है। तो 59 का जो है आप ए ऑप्शन जो है पिक कर सकते हैं, दैट विल बी राइट आंसर। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं लास्ट ईयर, ठीक है। स्पेशली डिपेंडेंसी, कौन किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंड करता है, आपसे पूछेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टाइडल वेव्स। तो मून, आप 60 क्वेश्चन का बी ऑप्शन चूज करिए। मून की वजह से समुद्रों में टाइड्स, लहरें बनती है। 61 क्वेश्चन पे आते, पूछता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां होती है। तो याद रखें, पोल्स पे होती है, पोल्स पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। आप सी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं 61 का। 62 में पूछता है, एक पर्सन है जो सेंटर वर्थ से पहले अर्थ के सरफेस पे आया, देन वो हाइट अटेंड करता है। आपसे पूछा जाता है वो जगह कौन सी है जहां पर ग्रेविटी मैक्सिमम है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा एट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर ही ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। हाइट पे जाएंगे, डेप्थ पे जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो घटती है। तो 62 का आप सी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 63 पे आते हैं। 63 जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि एक मैन है जो जंप कर रहा है अपने शरीर पर, अपने ही हेड पर, अपने ही वजन के बराबर का लोड लेके वो जंप कर रहा है। वो क्या कंडीशन है कि आपका जो उसको जो है वेट एक्सपीरियंस ही ना हो, ठीक है। इफ ही जम्प्स फ्रॉम रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग हिज फॉल द वेट एक्सपीरियंस बाय द मैन। तो याद रखें, जब कोई फ्री फॉल होता है तो उसको कोई वेट का एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप 0 वेट आंसर देंगे। 64 क्वेश्चन आता है, अ बॉय इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, इफ द बॉय स्टैंड अप, टाइम पीरियड क्या होगा। तो याद रखें 64 क्वेश्चन का जो आंसर आप देंगे वो आप देंगे बी, और आंसर है लेस देन टी। याद रखिए क्यों ऐसा हो रहा है, जो बॉय सिटिंग पोजीशन पे था, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन पे आता है तो होता क्या है, आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर को चला जाता है, लेंथ आपका कम हो जाता है और आपका ओवरऑल टाइम पीरियड घटता है। तो लेस देन टी टाइम पीरियड आपका जो है डिक्रीज होएगा 64 के लिए। 65 क्वेश्चन में आपसे जो है डेंसिटी पूछी गई है अर्थ की। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्लासरूम में हम पढ़ते हैं, ग्रेविटी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो। आप रो को फाइंड आउट कर दीजिए। रो आएगा 3g एंड 3 ऑफ g 4 पाई जी आर। तो अगर आपको जहां पर ये ऑप्शन देख रहे हैं आप उसको टिक करिए, एंड ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। तो 65 का आप सी ऑप्शन लेंगे। 66 पे आते हैं। 66 में आपसे पूछता है कि एक बॉडी का वेट 72 न्यूटन है, उसका नया वेट क्या होगा अगर हाइट वो कवर करता है हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो कुछ नहीं है, आप g/g' करिए, इसके लिए डिस्टेंस r लीजिए, इसके लिए r + r/2 का होल स्क्वायर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व करिए, ठीक है। यहां से आपको जो है ग्रेविटी निकल के आएगी आपकी, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू, जहां तक मुझे लगता है आपकी जो ग्रेविटी है दैट विल बिकम 4/9, ठीक है। आप इसको करेंगे r एंड दिस विल बिकम 3r/2, ठीक है, 3r/2 का होल स्क्वायर, और g/g' आपका बन गया r 9r²
अच्छा यहाँ स्क्वायर आएगा एक, तो ये ध्यान रखें 9n² / 4 और दिस विल बिकम 4/9, ये रेशियो 4/9 आ गया। आपका जो वेट है, ठीक है, वो है 72, उसको आप 4/9 से मल्टीप्लाई करिए, ये जाएगा 8 पर और 32 न्यूटन आपका आंसर आएगा। तो 66 के लिए आप जो ऑप्शन पिक करें, ए ऑप्शन को पिक करें, क्योंकि आपकी ग्रेविटी जो है वो 4/9 हो गई है। दैट्स वाई आपका जो वेट है उसको 72 जो वेट है उसको 4/9 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 32 न्यूटन। तो ग्रेविटी पर 100% हम श्योर मान के चलते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। द नेक्स्ट इज 67, कहता है स्पिनिंग ऑफ स्पीड ऑफ अर्थ, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज देन वेट ऑफ द बॉडी। तो याद रखिए आपका एक फॉर्मूला होता है, 67 की बात कर रहे हैं, G' = G - R ω², ये फॉर्मूला आपका होता है इक्वेटर के लिए, ठीक है। अगर स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज दैट मीन ओमेगा इंक्रीज, इफ ओमेगा इंक्रीज दैट मीन ग्रेविटी आपके इक्वेटर पे घटेगी। तो ऑप्शन आप जो चूज करेंगे, आपसे पूछा गया इक्वेटर पे क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा डिक्रीज। तो 67 का जो है आप ऑप्शन नंबर जो पिक करेंगे सी को पिक करेंगे। 68 पे आते हैं। 68 पे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या बॉडी के मास पे डिपेंड करती है? नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड। तो कहीं पे ऑप्शन ये दिया गया, आप इसको पिक बिल्कुल करें, बॉडी के मास पे नहीं करती है, ठीक है। ये मास जो आता है उसके अंदर वो आता है अर्थ का, अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी। तो आप ए ऑप्शन जो है उसको चूज करेंगे। 69 पे आते हैं। 69 पर क्वेश्चन में पूछता है इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द एक्स रे। तो सीधी सी बात आती है कि जी और रो में डायरेक्टली का रिलेशन, ठीक है। तो अगर आपकी डेंसिटी को डबल किया गया है तो ग्रेविटी डबल होगी। ग्रेविटी 10 अगर हम लेते हैं तो उसका डबल 20 बनता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए आएगा 20 मीटर/सेकंड² विल बी योर आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन की 70th क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज। तो याद रखिए पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करती है, दैट्स वाई ये कंजर्वेटिव है। तो आप सी ऑप्शन को जो है चूज कर सकते हैं क्योंकि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरीके के सॉल्यूशन आपको इन टेस्टों के आगे रिगार्डिंग मिलते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट की वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।